सो हेलो एवरीवन। हम डी ट्रिपल एस बी का पी वाई क्यू देख रहे थे जिसमें हम 2025 के क्वेश्चंस को देख रहे थे। तो 17 अगस्त का जो पेपर हुआ था हिंदी का, उसका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन हमने देख लिया था। अब ये उसी सीरीज़ में उसके थर्ड शिफ्ट का 17 अगस्त 2025 के थर्ड शिफ्ट का हिंदी का क्वेश्चन है। सो इसमें टोटल 120 क्वेश्चंस रहेंगे। 120 क्वेश्चंस के साथ इसमें 20 क्वेश्चन जो रहेंगे वो पार्ट 1 का रहेगा और 100 क्वेश्चन जो रहेगा वो हिंदी का जो पूछा जाता है उसका रहेगा। तो मैं इस एक ही वीडियो में इस पूरे वीडियो को कंबाइन करके, सारे क्वेश्चंस को कंबाइन करके इसके साथ ही इंक्लूड कर दूंगी। पहला क्वेश्चन है, यह पुस्तक 5 रुपये डैश खरीदी है। तो यह पुस्तक 5 रुपये में खरीदी है। अगला क्वेश्चन है, इति श्री होना मुहावरे का सही अर्थ है। इति श्री होना मुहावरे का अर्थ होता है अंत होना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, आजकल कार्यालयों में मुट्ठी गर्म किए बिना कोई काम नहीं होता। तो यहाँ पे पूछा है मुहावरे का प्रतिस्थापित करने के लिए। तो रिश्वत खिलाने का मतलब होता है मुट्ठी गर्म किए बिना। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में वीवर का अर्थ है। तो वीवर का क्या अर्थ होता है? कंदरा। अगला क्वेश्चन है, मोहन ने घड़े डैश से पानी डाला। तो घड़े से पानी डाला। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला है वाक्य खंडों को सही क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले आ जाएगा बी डी सी ए। तो बी मतलब सिया राम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे, पर दोनों भाइयों की प्रकृति में अंतर था। तो इससे एक और चीज़ हमें पता चलती है कि सिया राम शरण गुप्त जो थे वो मैथिली शरण गुप्त के भाई थे, लेकिन दोनों में अंतर भी था, ये भी पता चलता है। जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो वाक्यांश हेतु सार्थक शब्द का चुनाव करे। तो वो परीक्षित होता है। वह चिंता डैश डूबा रहता है। वह चिंता में डूबा रहता है। अगला क्वेश्चन है, G20 के अब तक के इतिहास में बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का विकास तथा आर्थिक मुद्दों ही सुर्खियों में रहते थे। तो इसमें यह पूछा है कि किस भाग में त्रुटि है। तो इतिहास में बड़ी अर्थव्यवस्थाओं भाग में त्रुटि है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया गया है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पूछा है। तो पिछले मंगलवार को स्कूल बंद था। मोहन डैश नाचना आता है। मोहन को नाचना आता है। अगला क्वेश्चन है, वाक्य खंड को सही क्रम में लिखें। तो एक नया मोड़ आता है प्रवेश के साथ ही, तो इसको हम लिखेंगे CBDA। प्रेमचंद के साहित्य जगत में प्रवेश के साथ ही हिंदी उपन्यास में एक नया मोड़ आता है। राधा मोहन से कह दिया। तो राधा ने मोहन से कह दिया। इस तरीके से वाक्य सही होगा। कई देशों से संबंधित विषय, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो वो कई देशों से जब कोई विषय संबंधित हो तो वो अंतर्राष्ट्रीय कहलाता है। नारी का पर्यायवाची होता है औरत। अब यहाँ से जो है आप लोगों को देख सकते हो, इसमें गद्यांश चालू हो गया। तो टोटल 15 क्वेश्चंस जो होते हैं वो ग्रामर के पूछे जाते हैं और 5 क्वेश्चंस जो होते हैं वो गद्यांश से रिलेटेड होते हैं। तो आप गद्यांश इसमें देख सकते हो। हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कशन कर लेंगे। भारतेंदु युगीन साहित्यकारों के राजभक्त होने के पीछे निम्न में से कौन सा कारण नहीं था? नहीं पूछा है। तो अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत में अनेक उद्योग धंधों की स्थापना करना, ये इसके साथ नहीं था। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन, भारतेंदु युगीन साहित्यकारों के अंग्रेजी राज्य से मोहभंग होने के पीछे कारण में से असत्य पूछा है। तो अंग्रेजी का भारत की प्रगति के लिए विशेष कार्य करना। भारतेंदु युगीन साहित्यकारों ने भारतीय कारीगरों के उत्थान के लिए जनता में आह्वान किया। तो स्वयं से स्वदेशों की भावना जगाने का। भारतेंदु युगीन साहित्यकारों ने भारत की उन्नति के लिए आवश्यक माना। तो स्वयं भारतीय द्वारा प्रयास करना। निम्न में से उन्नति का विलोम क्या हो जाएगा? तो अवनति हो जाएगा। अब आप नोटिस करिए, पूरे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं ना वो 1 to 100 करने जा रहे हैं। तो 20 क्वेश्चंस हमारा पार्ट 1 का कंप्लीट हो चुका है और अब 1 to 100 क्वेश्चन पार्ट 2 यानी TGT हिंदी का। अगला क्वेश्चन हम देखें तो, क्या भूलूं क्या याद करूं, किसका है ये 1969 में दिया गया था और ये हरिवंश राय बच्चन की जीवनी है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। ये 1969 में प्रकाशित हुई थी। निम्नलिखित में से किस उपन्यास को साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत नहीं किया गया? तो गोदान को साहित्य अकादमी पुरस्कार से
पुरस्कृत नहीं किया गया, बाकी सबको किया गया है। किसको किसको किया गया है? राग दरबारी को किया गया है, अमृत और विष को किया गया है, और तमस को किया गया है। आंखों देखा वर्णन, जांच करना और जनता को सटीक जानकारी देना कहलाता है रिपोर्टाज। अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास रेत समाधि के अनुवाद के लिए किस सन में बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सन 2022 ईस्वी में प्रदान किया गया। हिंदी कहानी के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो कहानी का असत्य कथन पूछा है, तो कहानी का यथार्थ जीवन के व्यापक संदर्भ से युक्त होता है। तो व्यापक संदर्भ से युक्त नहीं होगा, यही इसका सही पार्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर हम और ऑप्शंस को देखें तो कहानी मात्र एक सच्चाई या संवेदना के बिंदु पर केंद्रित होती है, कहानी में पात्रों का बाहुल्य अपेक्षित नहीं होता है, कहानी में दृश्य निर्माण वर्णन आदि के लिए भी कम आवश्यक होता है, अवकाश होता है। निम्नलिखित रचनाओं में से रिपोर्टाज कौन सा है? तो स्वराज्य भवन रिपोर्टाज है। अगला क्वेश्चन है, व्योमकेश दरवेश किस सम्मान से पुरस्कृत किया गया था? तो व्यास सम्मान के लिए। भगवती चरण वर्मा द्वारा उपन्यास चित्रलेखा का प्रकाशन वर्ष क्या है? सन 1934। अगला क्वेश्चन, रामविलास शर्मा ने नव जागरण काल को कितने भागों में विभाजित किया? तो 2 भागों में विभाजित किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी जीवनी है? तो प्रेमचंद घर में एक जीवनी है। हरिशंकर परसाई एक व्यंग लेखक कार है, आपको पता होगा। किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई का रचना है, जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस रचनाकार के संबंध में है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के संबंध में है। दी गई एकांकियों के प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम वाले विकल्प का चयन करें। सबसे पहले आएगा एक घूट, बादल की मृत्यु, अशोक वन और फिर लास्ट में विषकन्या। चंद्रगुप्त नाटक में यह कथन किसका है? तो कॉर्नेलिया का कथन है। यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। काका कालेलकर के यात्रा वृत्तांत को पहचानिए। तो हिमालय की यात्रा किसकी है? काका कालेलकर की। निम्नलिखित में से संस्मरण को पहचानिए। तो एक शमशेर भी है, यह एक संस्मरण है, बाकी संस्मरण नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? तो प्रहलाद चरित जो है वो भारतेंदु के द्वारा नहीं लिखी गई है। भारतेंदु की रचना है भारत दुर्दशा, श्री चंद्रावली, वैदकी हिंसा, हिंसा न भवती। निर्मल वर्मा रचित काव्य और काला पानी कहानी को कौन सा पुरस्कार मिला? तो काव्य और काला पानी को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। निम्नलिखित में से कौन दलित लेखक नहीं है? तो मनु भंडारी एक दलित लेखक नहीं है। अनीता राकेश, सुशीला टांक भोरे, कौशल्या बेसंती, ये सब दलित लेखक हैं। मुझे मत मारो नाटक किसने लिखा? तो गिरीश रस्तोगी ने लिखा। 20 क्वेश्चन हो गए हैं। अगले क्वेश्चन की और चलते हैं। पुस्तक भगीरथ मिश्र ने नहीं लिखी। कौन सी पुस्तक भगीरथ मिश्र ने नहीं लिखी? तो भारतीय और पाश्चात्य काव्य सिद्धांत नहीं लिखी। कौन कौन सी लिखी है? पाश्चात्य काव्य शास्त्र लिखी है, देवनागरी लिपि, स्वरूप, विकास और समस्याएं, और काव्य शास्त्र, ये दोनों। अब यहाँ पे बोला गया है एक कविता से कुछ पंक्तियाँ ली गई है, वो पूछा गया है कि इस कविता के जो रचयिता हैं वो कौन है। सदा एक दूसरे से तनकर रहते हैं, कब कैसे किसी आलोक स्वफूरन में इन्हें मिला दूं, दोनों जो हैं बंधु सखा चिर सहचर मेरे। ये अज्ञा की पंक्तियां हैं। जायसीकृत पद्मावत का रचना काल क्या है? तो 1540 है। रासो काव्य किस कालखंड में लिखा गया है? तो आदिकाल में लिखा गया है। आचार्य नगेंद्र की पुस्तक रस सिद्धांत का प्रकाशन वर्ष 1964। हिंदी भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है? कामता प्रसाद गुरु को। भक्ति काल के संत साहित्य किस धारा अंतर्गत आती है? तो निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आती है, संत काव्य और सूफी काव्य। निम्नलिखित में से कौन सी रचना हेमचंद की है? तो कुमारपाल चरित्र जो है वो हेमचंद की है। लुकमान अली और अन्य कविताओं के रचिता है सौमित्र मोहन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आचार्य क्षेमेंद्र किस शती के विद्यमान थे? तो 11वीं शती में आचार्य क्षेमेंद्र विद्यमान थे। अपनी केवल धार काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो 1980 में। सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए हुआ शब्द विधान काव्य है। काव्य के संदर्भ में यह कथन है आचार्य शुक्ल जी का। किस काव्य में आला उदल का वर्णन किया गया? तो परमाल रसों में। निम्नलिखित रचनाओं में से रिपोर्टाज कौन सा है? तो नववर्षांक समारोह में ये एक रिपोर्टाज है। बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक है प्रकाश चंद्र गुप्त। अगला है कवि कुल कंठाभरण रचना के रचयिता कौन है? दुल्हा।
देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रीतम है। यह पंक्ति किस आलोचक की है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी की। ग्राम्य कविता के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत हैं। रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को किस काल का कवि माना है? तो रीतिकाल का। अगला क्वेश्चन है, साहित्य लहरी किसके पदों का संकलन है? तो सूरदास का है। दुर्दशा शब्द को कौन सी संधि होगी? तो दुह जमा दशा विसर्ग संधि हो जाएगी। बाघ किसकी कविता है? केदारनाथ सिंह की। 2023 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को मिला था? तो संजीव जी को मिला था 2023 का। तरी शब्द का पर्यायवाची होगा आर्द्रता। देवनागरी लिपि का उद्भव किस सदी में हुआ? 9वीं सदी में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्व में कुल कितने भाषा परिवार माने जाते हैं? तो 18। यह मंदिर नया बना हुआ है, पर्यायवाची पूछा गया, तो नया का क्या हो जाएगा? नूतन। देवनागरी लिपि से बढ़कर वैज्ञानिक लिपि मैंने पाई नहीं, कथन किसका है? तो यह आइजैक पिटमैन का है। निम्न में से किस भाषा की ध्वनियों में नागरी लिपि को प्रभावित नहीं किया? तो कन्नड़ भाषा नागरी लिपि में नहीं लिखी गई है। कुकुरमुत्ता काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 1941 में। तालु से उच्चारित ध्वनियाँ त, थ, द, ध। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? गुजरात में। हिंदू मग पर पाँव न राखो का जो बहुते हिंदी बाख्यो, हिंदी के बारे में यह उक्ति किसने कही है? नूर मोहम्मद ने। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में कितने वर्ण है? 43 है। देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काका कालेलकर ने। निम्नलिखित में से किसे प्राचीन नागरी भी कहा जाता है? तो देवनागरी लिपि को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उपयुक्त उदाहरण है? तो निर्गुण, निह जमा गुण हो जाएगा ना। नीचे दिए गए विकल्प में से घर के लिए सही पर्यायवाची शब्द सुनिए, तो आलय एक घर का पर्यायवाची शब्द होगा। छायावाद की लघुत्रयी में कौन सा कवि शामिल नहीं है? जयशंकर प्रसाद छायावाद की लघुत्रयी में शामिल नहीं है। दुष्चरित्र में कौन सी संधि होगा? तो दुह जमा चरित्र, तो विसर्ग संधि हो जाएगा। भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी जो नियम दिए गए वो आर्टिकल 343 से 351 तक है। गांठ का धनी, ये क्वेश्चन है, संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथास्थिति राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 120 में। सरकारी या गैर सरकारी कामकाज में प्रयुक्त पत्र, परिचय, ज्ञापन, सूचना, आदेश आदि को अंतिम रूप देने वाले से पहले उनका जो कच्चा रूप तैयार किया जाता है उसे कहते हैं प्रारूप। दीपक जलने से उजाला हो जाता है, उजाला शब्द का पर्यायवाची नहीं पूछा है, तो उन्नति। रोशनी, प्रकाश और चांदनी उजाला का पर्यायवाची है। उखल में सिर दिया तो मुसलों से क्या? लोकोक्ति का अर्थ, जब कठिन कार्य का व्रत लिया तो उसमें आने वाली विपत्तियों से ना डरना। जहाँ दो अथवा दो से अधिक अलंकार परस्पर मिलकर भी स्पष्ट रहे वहाँ कौन सा अलंकार होता है? संसृष्टि अलंकार। दिए गए विकल्पों में सौम्य शब्द का पर्यायवाची होगा शिष्ट। राय साहब विदेशियों की 4 दिन की हुकूमत ख़त्म करना चाहते हैं। 4 दिन का यहाँ पे प्रतिस्थापित पूछा गया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? तो 4 दिन की हुकूमत ख़त्म करना, यानी 2.5 दिन की हुकूमत ख़त्म करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कार्यालय हिंदी का प्रमुख प्रकार नहीं है? तो संपादकीय लेखन एक कार्यालय हिंदी का प्रकार नहीं है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सन्यासी के लिए पर्यायवाची तो संत हो जाएगा। अभिधा शब्द शक्ति कितने प्रकार के शब्दों का बोध होता है? 3 प्रकार का। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं समा सकती, बहुत ही फेमस है ये, तो 2 शक्तियाँ एक साथ नहीं रह सकती। राधा ध्यान पूर्वक पढ़ रही है को शुद्ध रूप में लिखिए, राधा ध्यान पूर्वक पढ़ रही है, इस तरीके से शुद्ध किया जाएगा। तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ पूछा है, तो असंभव कार्य करना। नीचे दिए गए विकल्पों में इच्छा से सही पर्यायवाची शब्द चुने, तो इच्छा का पर्यायवाची हो जाएगा अभिलाषा। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार मिश्र अलंकार है? तो उभय अलंकार। इसमें अर्थ अलंकार भी इंक्लूड हो जाता है और शब्द अलंकार भी, इसलिए इसको उभय अलंकार बोलते हैं। कौन सा अलंकार उभय अलंकार है? तो संसृष्टि अलंकार उभय अलंकार है। दिए गए विकल्पों में उल्लू का तत्सम शब्द हो जाएगा उलूक।
फली सकल मन कामना लुट्यो अगणित चैन, आज अचे हरि रूप सखी भय प्रफुल्लित नैन। तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना शब्द शक्ति। अब यहाँ से आपका टोटल 80 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब 80 क्वेश्चंस के बाद 20 क्वेश्चंस बचते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे गद्यांश के और 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथोडोलॉजी के। तो आप यहाँ से गद्यांश को पढ़ सकते हो। मैं इसके क्वेश्चंस देख लेती हूँ। अभिलाषा का पर्यायवाची होगा मनोरथ। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश में प्रयुक्त निम्न शब्द का सही अर्थ चिन्हित कीजिए। कठिनाई का क्या हो जाएगा? बाधा। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश में प्रयुक्त निम्न शब्द का सही विलोम क्या होगा? प्रखर का क्या हो जाएगा? मंद। अगला क्वेश्चन पूछा है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक अंकित कीजिए। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश का सटीक सारांश चिन्हित कीजिए। देश सेवा और जन सेवा से ही मानव ऊंचा उठ सकता है। 5 हो गए, अब 5 दूसरे वाले होंगे। देखिए, गद्यांश का मुख्य भाव पहचान। यहाँ पे दूसरा गद्यांश है, तो मैथिली शरण गुप्त अतीत मानस के हंस होते हुए भी वर्तमान के प्रखर प्रवक्ता और भविष्य के महान दृष्टा थे। आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, जो ये गद्यांश उपयुक्त में दिया हुआ है, इसी से रिलेटेड होगा ये। गद्यांश का उचित शीर्षक चिन्हित कीजिए। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन दिया गया है, गद्यांश में प्रयुक्त निबंध निम्न शब्द का सही अर्थ। तो देदीप्यमान तो हो जाएगा जाज्वल्यमान। अगला क्वेश्चन दिया गया है, असीम तो हो जाएगा ससीम, क्योंकि विलोम पूछा है। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश में प्रयुक्त निम्न शब्दों का सही पर्यायवाची अंकित कीजिए। कुरीति सही पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ से टीचिंग मैथोडोलॉजी चालू हो गई है। तो ऑलमोस्ट मैंने 90 क्वेश्चंस करा दिए हैं। टीचिंग मैथोडोलॉजी के क्वेश्चंस बस रह जाते हैं, तो हम इसको बस कंप्लीट कर लेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन? असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डेटा, while evaluation involves interpreting the data to make judgments. Next question, the principle of sequence in curriculum means arranging content from simple to complex. Next question हिंदी में दिया हुआ है, एक शिक्षक कुछ विद्यार्थियों के लिए दृश्य साधन और कुछ के लिए व्यवहारिक क्रियाकलापों का उपयोग करता है। यह डैश के प्रति जागरूकता दर्शाता है। तो यह इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तित्व भिन्नता को दिखाता है। What does the term discipline of knowledge refers to? Area of study or fields that organize and categorize different types of knowledge and academic inquiry. शिक्षा में सौंदर्य एस्थेटिक इन एजुकेशन मुख्यतः किस पर फोकस करता है? तो अधिगम परिवेश में सौंदर्य और कलात्मक सिद्धांतों का एकीकरण। स्किनर के व्यवहारी सिद्धांत के अनुसार वह प्राथमिक तंत्र क्या है जिसके माध्यम से अधिगम होता है? व्यवहार को आकार देने के लिए पुनर्बल और दंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक परिवर्तन है केवल शारीरिक वृद्धि नहीं? तो शरीर की वृद्धि नहीं होती है किसमें? संज्ञानात्मक तर्क में। लंबाई, पेशीय द्रव्यमान और वजन बढ़ना तो शरीर के अंदर आ ही जाता है। अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण क्या है? तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी संस्कृति के मानकों, मूल्यों और व्यवहारों को सीखता है और अपनाता है, वो क्या कहलाता है? समाजीकरण। पाठ योजना बनाते समय आप सबसे पहला चरण क्या होना चाहिए? तो अधिगम उद्देश्य की पहचान करना। जेंडर का सामाजिक निर्माण सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट नज़रिया किस पर बदल देता है? तो सांस्कृतिक रूप से निर्दिष्टित भूमिका निभाना। तो ये कंप्लीट होता है। और इस पीडीएफ के बारे में मैं बताऊं तो ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम से डाउनलोड किया है। हिंदी ज्ञान बाय गीत अरोरा, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। हिंदी ज्ञान बाय गीत अरोरा एक यूट्यूब चैनल है, उन्हीं मैम ने इस पीडीएफ को डाला है, तो मैं उनका दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी। और इसी के साथ साथ 17 अगस्त का 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन हो गया। अब बचता है 23 अगस्त का 1st, 2nd और 3 शिफ्ट के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच एवरीवन। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।